ओके, सो नाउ दिस इज प्रोलैप्स। प्रोलैप्स क्या होता है कि हर्निएशन ऑफ कंटेंट फ्रॉम इट्स नॉर्मल अनाटॉमिकल पोजीशन, अपनी नॉर्मल अनाटॉमिकल पोजीशन से कोई चीज़ हर्निएट होकर कहीं और चली जाए, उसको प्रोलैप्स बोलेंगे। तो ये यूट्रो सर्वाइकल प्रोलैप्स भी हो सकता है और वजाइनल प्रोलैप्स भी हो सकता है। ठीक है। यूट्रो सर्वाइकल प्रोलैप्स का मतलब क्या है कि देयर इज अ शो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोलैप्सेस, यूट्रो सर्वाइकल प्रोलैप्सेस, शो क्लासिफिकेशन फॉर इट। इसमें क्या होता है, नॉर्मली दिस इज़ हाउ इट इज़, इंट्रोइटस के ऊपर वजाइना और फिर उसके ऊपर सर्विक्स और यूट्रस होता है। फर्स्ट डिग्री यूट्रो सर्वाइकल प्रोलैप्स में होता है कि जो यूट्रस सर्वाइक्स है वो नीचे आ जाती है वजाइना के अंदर, डिसेंट ऑफ सर्विक्स इनटू द वजाइना, फर्स्ट डिग्री। सेकंड डिग्री में होता है कि इंट्रोइटस में घुस जाती है सर्विक्स, डिसेंट ऑफ सर्विक्स इनटू द इंट्रोइटस। थर्ड डिग्री में होता है कि इंट्रोइटस के भी बाहर आ जाती है सर्विक्स, डिसेंट ऑफ सर्विक्स आउटसाइड द इंट्रोइटस। और फिर लास्ट में होता है प्रोसीडेंशिया। प्रोसीडेंशिया में ऑल द यूट्रस इज आउटसाइड ऑफ द इंट्रोइटस, यूट्रो सर्वाइकल प्रोलैप्स है। फिर ये थी शो क्लासिफिकेशन। एक और क्लासिफिकेशन होती है पॉप क्यू क्लासिफिकेशन, मतलब पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स क्वांटिफिकेशन क्लासिफिकेशन। इससे हम क्वांटिफाई कर सकते हैं कि कितनी जो पेल्विक ऑर्गन्स है वो प्रोलैप्स्ड है, और इसके लिए हम रेफरेंस पॉइंट यूज़ करते हैं हाइमन को। शो क्लासिफिकेशन में रेफरेंस पॉइंट था इंट्रोइटस, पॉप क्यू क्लासिफिकेशन में रेफरेंस पॉइंट है हाइमन। फिर एक और क्लासिफिकेशन है यूट्रो सर्वाइकल प्रोलैप्स के लिए ही, बेडन वॉकर क्लासिफिकेशन। इसमें भी रेफरेंस पॉइंट इज हाइमन, बेडर वॉकर क्लासिफिकेशन, बेडन वॉकर क्लासिफिकेशन। फिर है अनाटमी सपोर्ट्स ऑफ द यूट्रस। यूट्रस को क्या क्या चीज़ें सपोर्ट करती हैं। अब यूट्रो ना नॉर्मली एंटीवर्टेड होती है और एंटी फ्लेक्शन में होती है। एंटीवर्टेड मतलब वजाइना के साथ सर्विक्स का जो एंगल बन रहा है 90 डिग्रीज, वो एंटी वर्जन ऑफ द यूट्रस। और सर्विक्स के साथ, सर्विक्स की एक्सिस के साथ यूट्रस का जो एंगल बन रहा है वो है एंगल ऑफ एंटी फ्लेक्शन। ठीक है। सो देयर इज एक्सिस ऑफ वजाइना, एक्सिस ऑफ सर्विक्स एंड एक्सिस ऑफ यूट्रस। एक्सिस ऑफ वजाइना और सर्विक्स का बीच में एंगल होता है 90 डिग्रीज, दैट इज एंगल ऑफ एंटीवर्जन, एंड एंगल ऑफ एंटी फ्लेक्शन दैट इज द एंगल बिटवीन द एक्सिस ऑफ द सर्विक्स एंड एक्सिस ऑफ द यूट्रस इज 120 डिग्रीज, एंगल ऑफ एंटी फ्लेक्शन। फर्स्ट स्टेप इन द प्रोलैप्स इज रेट्रोवर्जन ऑफ यूट्रस। जब प्रोलैप्स होता है ना तो जो एंटीवर्टेड यूट्रस है वो रेट्रोवर्टेड हो जाती है। लिगामेंट्स विच आर सपोर्टिंग द यूट्रस, तो ये डायग्राम है जिसमें कि 3 तरह के लिगामेंट्स यूट्रस को सपोर्ट करते हैं। तो ये सर्विक्स है यानी यूट्रस है इसके ऊपर, ये पीछे रेक्टम है और आगे ब्लैडर है। तो आगे की तरफ प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट होता है जो कि सर्विक्स को, यूट्रस को सपोर्ट करता है। पीछे की तरफ यूट्रो सेक्रल लिगामेंट होता है और साइड्स में लेटरली प्रेजेंट रहता है ट्रांसवर्स लिगामेंट या कार्डिनल लिगामेंट या फिर मैकनरोड लिगामेंट। तो प्राइमरी सपोर्ट जो मिलता है लिगामेंट से, प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट, यूट्रो सर्वाइकल लिगामेंट एंड कार्डिनल और ट्रांसवर्स और मैकनरोड्स लिगामेंट विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट लेटरली प्रेजेंट। ऑल दीज 3 आर रेफर्ड टू एज द ट्राई रेडिएट लिगामेंट बोलते हैं। सेकेंडरी सपोर्ट जो मिलता है वो राउंड लिगामेंट से मिलता है। प्राइमरी सपोर्ट वॉज फ्रॉम दीज 3 ट्राई रेडिएट लिगामेंट, सेकेंडरी सपोर्ट इज फ्रॉम राउंड लिगामेंट। कौन सा लिगामेंट यूट्रस को सपोर्ट नहीं करता वो है ब्रॉड लिगामेंट, क्योंकि ब्रॉड लिगामेंट इज अ पेरिटोनियम ऑफ द यूट्रस, इट डज नॉट act as a support of uterus, it is just the peritoneum of the uterus, broad ligament. Ligament which helps to keep the uterus in anteverted position is round ligament more than uterosacral ligament. anteversion में round ligament रखता है uterosacral के मुकाबले, और retroversion में uterosacral रखता है round ligament के मुकाबले। मसल्स कौन सी हैं जो सपोर्ट करती हैं, थे लिगामेंट्स जो हमने देख लिए। मसल्स कौन सी यूट्रस को सपोर्ट करती हैं, लिवेटर एनियाई मसल जिसमें कि प्यूबोकॉक्सिजियस आती है और इलियोकॉक्सिजियस आती है, लेकिन इशियोकॉक्सिजियस मसल नहीं आती लिवेटर एनियाई में, याद रखना है। फिर डीप पेरिनियल पाउच है, ठीक है, पेरिनियल मेम्ब्रेन है। उसके बाद सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच है जिसमें कि मसल्स हैं, इशियो कैवर्नोसस मसल है, ठीक है, जो कि लेटरली प्रेजेंट है, इशियो कैवर्नोसस मसल। और स्पंजियोसस मसल है, बल्बोस्पंजियोसस मसल। फिर है कोलिस फेशिया। Muscle which is not a part of levator aniae is ischiococcygis. Ileococcygis and pubococcygeus are part of levator aniae. Muscles which are not in midline, midline में कौन सी मसल्स नहीं है, तो ischiocavernosus नहीं है, ठीक है, not in the midline, and muscles not attached to the perineal body, और muscles which do not support the uterus. तो इशियोकैवर्नोसस मसल मिड लाइन में नहीं है, पेरिनियल बॉडी से अटैच नहीं है और यूट्रस को सपोर्ट नहीं करती। ऐसे ही इशियोकॉक्सिजियस मसल भी मिड लाइन में नहीं होती, पेरिनियल बॉडी से अटैच नहीं होती और यूट्रस को सपोर्ट नहीं करती। मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो यूट्रस का है वो लिवेटर एनाई मसल है,
मेनली उसमें भी पिबोकॉक्सीजियस मसल है और दूसरे पे इलियोकॉक्सीजियस मसल है। अदर मसल्स विच सपोर्ट द यूट्रस आर सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल, सुपरफिशियल मसल है ट्रांसवर्स पेरिनियल, और डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल है। ठीक है, सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल, डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल, बल्बोकॉक्सीजियल मसल और एक्सटर्नल यूरिनरी स्फिंक्टर, ये सब मसल्स भी सपोर्ट करते हैं यूट्रस को। ये था यूट्रो सर्वाइकल प्रोलैप्स। अब है वेजाइनल प्रोलैप्स। वेजाइनल प्रोलैप्स में क्या होता है, वेजाइना की वॉल्स प्रोलैप्स करती हैं। वेजाइना की एंटीरियर वॉल प्रोलैप्स एंटीरियर वॉल में प्रोलैप्स हो सकता है और पोस्टीरियर वॉल में प्रोलैप्स होता है, मतलब डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर प्रोलैप्सिंग इनटू द वॉल्स ऑफ वेजाइना। अब तक क्या हो रहा था, वेजाइना के कैविटी के अंदर यूट्रस और सर्विक्स नीचे आ रहे थे और प्रोलैप्स कर रहे थे। अब वेजाइनल प्रोलैप्स में क्या हो रहा है, वेजाइना की वॉल्स जो है ना, उन वॉल्स के थ्रू कुछ आ रहा है वेजाइना की कैविटी की तरफ। ठीक है, या तो आगे से आ रहा है या पीछे से आ रहा है। आगे से ब्लैडर आ सकता है और यूरेथ्रा आ सकता है, पीछे से एंट्रिक बावल आ सकता है, रेक्टम आ सकता है और पेरिनियम आ सकता है। ठीक है, तो सिस्टोसील, यूरेथ्रोसील आर एंटीरियर वेजाइनल वॉल प्रोलैप्स एंड एंटेरोसील, रेक्टोसील एंड लेक्स्ट पेरिनियम आर पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल प्रोलैप्स। डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन एंटेरोसील एंड रेक्टोसील, अब पीछे ही हैं दोनों, एंटेरो भी और रेक्टो भी, दोनों को डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, क्लिनिकली पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे ना, तो बल्ज अगर टिप ऑफ द फिंगर पे महसूस हो रहा है तो एंट्रोसील है, क्योंकि एंट्रोसील इज स्लाइटली अपर, ऊपर की साइड होती है थोड़ी एंट्रोसील, जैसे ये रहा एंट्रोसील थोड़ी ऊपर की साइड होती है, तो बल्ज टिप पे फील होता है। ठीक है, जबकि अगर बल्ज जो है वो पल्प ऑफ द फिंगर पे फील हो रहा है तो रेक्टोसील है। ट्रांस एलिमिनेशन टेस्ट में एंट्रोसील पॉजिटिव ट्रांस एलिमिनेशन के लिए और रेक्टोसील इज नेगेटिव फॉर ट्रांस एलिमिनेशन। डी लेंसेज लेवल ऑफ सपोर्ट्स, वेजाइनल प्रोलैप्स में कुछ सपोर्ट्स देखने को मिलते हैं वेजाइना में, 3 लेवल्स होते हैं, लेवल 1 to 3, इसको बोलते हैं डी लेंसेज लेवल्स ऑफ सपोर्ट। ठीक है, तो लेवल 1 होता है, उस पर कुछ सपोर्ट्स होते हैं, 2 पे कुछ सपोर्ट्स होते हैं, 3 पे कुछ सपोर्ट्स होते हैं, और इन तीनों लेवल्स पे जो प्रोलैप्स हैं वो भी डिफरेंट होते हैं एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली। तो लेवल 1 पे सपोर्ट रहता है यूट्रोसेक्रल लिगामेंट और कार्डिनल लिगामेंट का, लेवल 2 पे सपोर्ट रहता है आर्कस टेंडिनस फेशिया का, और लेवल 3 पे सपोर्ट रहता है पेरिनियल बॉडी का, और जो उसके पेरिनियल बॉडी के साथ मसल्स अटैच्ड हैं। तो लेवल 1 पे लिगामेंट्स, यूट्रोसैक्रल लिगामेंट एंड कार्डिनल लिगामेंट, आर्कस टेंडिनस फेशिया एंड पेरिनियल बॉडी एंड द मसल्स अटैच्ड टू इट। और जो प्रोलैप्सिस देखने को मिलता है लेवल 1 पे देखने को मिलता है ऊपर वाले प्रोलैप्सिस, तो ऊपर से पीछे से तो आता है एंट्रोसिल और आगे से खुद वेजाइना ही प्रोलैप्स करती है। ठीक है, वेजाइना का जो वोल्ट है वो प्रोलैप्स करता है। तो डिफेक्ट्स लीड टू एंट्रोसिल पोस्टीरियरली एंड एपिकल और वोल्ट प्रोलैप्स विच इज़ द सेंट्रल डिफेक्ट, इट इज़ नॉट एंटीरियर नॉट पोस्टीरियर, इट इज़ सेंट्रल, क्योंकि वेजाइना खुद प्रोलैप्स कर रही है। लीड्स टू इलोंगेशन ऑफ सर्विक्स, इसके कारण सर्विक्स इलोंगेट करती है। ठीक है, वेजाइना वोल्ट के प्रोलैप्स के कारण। फिर लेवल 2 पे जो कि आर्कस टेंडिनस फेशिया सपोर्ट कर रहा है, वहाँ पे जो प्रोलैप्स होता है वो एंटीरियरली तो ब्लैडर सिस्टोसील होता है और पोस्टीरियरली रेक्टोसील होता है। ठीक है, और लेवल 3 पे जहाँ पे पेरिनियल बॉडी ऑफ द मसल्स अटैच टू इट आर सपोर्टिंग, वहाँ पे प्रोलैप्स होता है आगे से तो यूरेथ्रोसील और पीछे से जो लेक्स्ट पेरिनियम है उसका प्रोलैप्स होता है। सो डिफेक्ट यूरेथ्रोसील एंड लेक्स्ट पेरिनियम। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोलैप्स, प्रोलैप्स में होता क्या है, प्रोलैप्स अकर्स व्हेन मसल्स और लिगामेंट्स बिकम वीक, मसल्स या लिगामेंट जब वीक हो जाएं ड्यू टू मेनोपॉज के कारण, एल्डरली में पेशेंट में वीक हो गए हैं मसल्स या लिगामेंट्स, रिपीटेड चाइल्ड बर्थ के कारण, मल्टीपैरिटी के कारण, स्पेशल विद ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर के कारण या प्रोलॉन्ग्ड लेबर के कारण, पेरिनियल टीयर के कारण, इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी के कारण। अदर रिस्क फैक्टर्स जो प्रोलैप्स करा सकते हैं, सिगरेट स्मोकिंग, क्रोनिक इंक्रीज इन इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होगी उसके कारण प्रोलैप्स हो सकता है, और कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर कोई है उसके कारण भी प्रोलैप्स हो सकता है। सिम्टम्स क्या होते हैं प्रोलैप्स के, एक फीलिंग होती है कि कुछ वजाने से बाहर आ रहा है, प्रेशर फील होता है, डीक्यूबिटस अल्सर हो सकती है प्रोलैप्स्ड पार्ट के ऊपर ड्यू टू वीनस कंजेशन, वीनस कंजेशन होता है प्रोलैप्स्ड पार्ट के ऊपर और डीक्यूबिटस अल्सर हो जाती है, डीक्यूबिटस अल्सर ड्यू टू वीनस कंजेशन ऑन द प्रोलैप्स्ड पार्ट। मैनेज कैसे करते हैं, मैनेज करेंगे प्रोलैप्स को, वेजाइनल प्रोलैप्स को एक्राइफ्लेविन एंटीसेप्टिक और ग्लिसरीन हाइग्रोस्कोपिक उसके साथ पैकिंग करेंगे। एक्राइफ्लेविन एंटीसेप्टिक है और ग्लिसरीन जो है वो हाइग्रोस्कोपिक है, दोनों के साथ हम पैकिंग कर देंगे। मैनेजमेंट ऑफ प्रोलैप्स, मैनेजमेंट ऑफ वेजाइनल प्रोलैप्स इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एज और पैरिटी। सिस्टोसिल और यूरेथ्रोसिल के लिए एंटीरियर कोल्पोरेफी करेंगे क्योंकि एंटीरियर प्रोलैप्स हैं तो एंटीरियर कोल्पोरेफी। एंट्रोसील के लिए कुछ आउटडेटेड प्रोसीजर्स हैं जैसे मोस्क कोविड्स रिपेयर और हल्बान रिपेयर और मैकोल कर्डोप्लास्टी।
पहले दो जो हैं वो आउटडेटेड हैं, हल्बान रिपेयर एंड मोस्कोविट्ज रिपेयर। लेकिन मैकॉल कर्डोप्लास्टी अब भी करा जाता है एंट्रोसील के लिए, याद रखना है। पीछे की साइड से एंट्रोसील जो होती है उसके लिए मैकॉल कर्डोप्लास्टी करते हैं। फिर रेक्टोसील और लेक्स पेरिनियम के लिए पोस्टीरियर कोल्प पेरिनियोरेफी करेंगे। तो सिस्टोसील वगैरह जो आगे से जो आ रहा है यूरेथ्रोसील सिस्टोसील, उसके लिए एंटीरियर कोल्पोरेफी। रेक्टोसील और लेक्स पेरिनियम के लिए पोस्टीरियर कोल्पोपेरिनियोरेफी। और पीछे से जो एंट्रोसील है उसके लिए मैकॉल कर्डोप्लास्टी करते हैं। मोस्ट कोविड्स रिपेयर और हल्बान रिपेयर आर आउटडेटेड। मैनेजमेंट ऑफ यूट्राइन प्रोलैप्स, ये था वेजाइनल प्रोलैप्स। अब यूट्राइन प्रोलैप्स के लिए सर्जिकल मैनेजमेंट इज बेस्ट मैनेजमेंट। इट इज़ परमानेंट, डन इन सेकंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री प्रोलैप्स, डिपेंड्स ऑन एज एंड पेरिटी ऑफ द पेशेंट। वेजाइनल प्रोलैप्स का जो ट्रीटमेंट है, वेजाइनल प्रोलैप्स का ट्रीटमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन एज एंड पेरिटी, बट द ट्रीटमेंट ऑफ यूट्राइन प्रोलैप्स डिपेंड्स ऑन एज एंड पेरिटी ऑफ द पेशेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट के लिए हम यूट्राइन प्रोलैप्स में कीगल्स एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। पेरिनियल एक्सरसाइजेज विच प्रिवेंट द प्रोलैप्स, प्रिवेंट द प्रोग्रेशन ऑफ प्रोलैप्स एंड इट आर डन इन प्राइमरी फर्स्ट डिग्री प्रोलैप्स। एडवाइज टू ऑल प्रेग्नेंट वुमन ड्यूरिंग एंड आफ्टर प्रेगनेंसी। ठीक है। और कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में यूट्राइन प्रोलैप्स के लिए और क्या यूज़ कर सकते हैं, पेसरी। पेसरी विच कैन बी गेलहॉर्न पेसरी और डोनट पेसरी। गेलहॉर्न पेसरी और डोनट पेसरी। इसका यूज़ क्या होता है, इट डजेंट अलाउ यूट्रस टू प्रोलैप्स, यूट्रस को प्रोलैप्स करने के लिए अलाउ नहीं करती गेलहॉर्न डोनट पेसरी। लेकिन इसका डिसएडवांटेज भी है कि इट इज़ नॉट अ परमानेंट क्योर एंड इट शुड बी चेंज्ड एवरी मंथ। इट हेल्प्स टू मैनेज द यूट्रो सर्वाइकल प्रोलैप्स एंड सिस्टोसिल। सिस्टोसिल के लिए भी यूज़ होता है, और सिस्टोसिल जो कि एक वेजाइनल प्रोलैप्स है उसके लिए भी यूज़ होता है, एंटीरियर वेजाइनल प्रोलैप्स के लिए, और यूट्रो सर्वाइकल प्रोलैप्स के लिए तो होता ही है, यूट्रस को प्रोलैप्स नहीं करने देता। इंडिकेशंस क्या होंगे, प्रोलैप्स इन प्रेग्नेंट फीमेल। प्रेग्नेंट फीमेल है जिसमें प्रोलैप्स हो रखा है तो उसमें तो हम सर्जरी नहीं कर सकते हैं, तो पेसर यूज़ करते हैं। पोस्टपार्टम पीरियड में अगर प्रोलैप्स हो रहा है तो उसमें पेसर यूज़ करते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन अगर मान लो सर्जरी के लिए या फिर पेशेंट रिफ्यूज़ कर रहा है सर्जरी के लिए तो उसमें भी हम पेसर यूज़ करेंगे। ठीक है। फिर है सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ प्रोलैप्स। केस है जैसे कि अगर फीमेल 40 ईयर की, शी हैज़ कंप्लीटेड हर फैमिली, सेकंड डिग्री थर्ड डिग्री प्रोलैप्स है, सिस्टोसील भी है, रेक्टोसील भी है, तो वेजाइनल प्रोलैप्स भी और यूट्रो सर्वाइकल प्रोलैप्स भी है, तो वेजाइनल हिस्टेरेक्टमी कर देंगे। ठीक है। सेकंड डिग्री थर्ड डिग्री प्रोलैप्स के लिए, सिस्टोसिल के लिए एंटीरियर कोल्पोरेफी और रेक्टोसिल के लिए पोस्टीरियर कोल्पोपेरिनियोरेफी, पेल्विक फ्लोर रिपेयर बोलते हैं इनको। ठीक है। और सेकंड थर्ड डिग्री प्रोलैप्स के लिए वेजाइनल हिस्टेरेक्टमी करते हैं। वेजाइनल हिस्टेरेक्टमी प्लस पेल्विक फ्लोर रिपेयर, और इस तीनों को कंबाइंड क्या बोलते हैं, वार्ड मेयो हिस्टेरेक्टमी। वार्ड मेयो हिस्टेरेक्टमी। ऑर्डर ऑफ क्लैंपिंग इन वेजाइनल हिस्टेरेक्टमी क्या क्या, यूट्रोसैक्रल लिगामेंट पहले क्लैंप करते हैं, फिर कार्डिनल लिगामेंट, यूट्राइन आर्टरी, और फिर ट्यूबो ओवेरियन लिगामेंट राउंड लिगामेंट पेडिकल को, और एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी इसका रिवर्स करते हैं। आफ्टर वेजाइनल हिस्टेरेक्टमी देयर आर चांसेस ऑफ वोल्ट प्रोलैप्स, अपाइकल प्रोलैप्स एंड एंट्रोसिल। ठीक है। वेजाइनल हिस्टेरेक्टमी के बाद चांसेस रहते हैं वोल्ट प्रोलैप्स के, अपाइकल प्रोलैप्स के। इसको प्रिवेंट करने के लिए यूट्रोसैक्रल सस्पेंशन करते हैं। ठीक है। द यूट्रोसैक्रल लिगामेंट जो पीछे सैक्रल के साथ अटैच रहता है उससे हम थ्रेड्स को टाई कर देते हैं वोल्ट के साथ, जिससे यूट्रोसैक्रल सस्पेंशन अचीव हो जाता है, प्रिवेंट करता है वोल्ट प्रोलैप्स या एपिकल प्रोलैप्स को। दूसरा, वेजाइनल हिस्टेरेक्टमी के बाद चांसेस रहते हैं, ये वेजाइनल हिस्टेरेक्टमी हम करते कहाँ पे हैं, ये हमने करी थी सेकंड डिग्री थर्ड डिग्री प्रोलैप्स में, यूट्रो सर्वाइकल प्रोलैप्स में। यूट्रस प्रोलैप्स कर रही थी, यूट्रस को ही काट के निकाल दिया वेजाइना के थ्रू। ठीक है। निकालने के बाद वोल्ट प्रोलैप्स ना हो उसके लिए हमने यूट्रोसैक्रल सस्पेंशन कर दिया। एंट्रोसिल ना हो उसके लिए क्या करेंगे, एंट्रोसिल में हमने देखा था कि लेवल 1 डिफेक्ट है पहले तो। ठीक है। लेवल 1 डिफेक्ट है डी लैंसेट क्लासिफिकेशन में, और टू प्रिवेंट एंट्रोसिल वी हैव टू डू, एंट्रोसिल के लिए हमने सर्जरी 3 देखी थी जिसमें से 2 आउटडेटेड थी और 1 करी जाती है। आउटडेटेड मोस्कोविट्ज रिपेयर और हल्बान रिपेयर, लेकिन मैकॉल कर्डोप्लास्टी कैन बी डन टू प्रिवेंट इट, सो मैकॉल कर्डोप्लास्टी कर देंगे एंट्रोसिल नाउ टू प्रिवेंट इन ऑल पेशेंट्स अंडरगोइंग हिस्टेरेक्टमी टू मैकॉल कर्डोप्लास्टी। अब हिस्टेरेक्टमी इज द प्रिफर्ड हिस्टेरेक्टमी इज वेजाइनल हिस्टेरेक्टमी करते हैं। हिस्टेरेक्टमी विद मैक्सिमम रिस्क ऑफ यूरेटरिक इंजरी इज वेर्थेम्स हिस्टेरेक्टमी, विच इज सेकंड डिग्री हिस्टेरेक्टमी, टाइप बी हिस्टेरेक्टमी होती है, मॉडिफाइड रेडिकल। और उसके बाद रेडिकल हिस्टेरेक्टमी में यूरेटरिक इंजरी के चांसेस रहते हैं। मैक्सिमम चांस ऑफ इंजरिंग द यूरेटर आर, पहला सबसे पहले लेप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी में चांसेस रहते हैं, फिर एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी में, और फिर वेजाइनल हिस्टेरेक्टमी में सबसे कम चांस रहते हैं यूरेटर को इंजर करने के। पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल है,
सम कॉन्ट्राइंडिकेशन है सर्जरी के लिए, डायबिटीज हाइपरटेंशन है, तो लॉन्ग टाइम के लिए एनेस्थीसिया नहीं दे सकते, ठीक है, लॉन्ग टाइम के लिए एनेस्थीसिया नहीं दे सकते, तो क्या करते हैं इसमें फिर लिफोर्ट्स कोल्पोक्लेसिस करते हैं। इट इज़ नॉट डन इन यंग पेशेंट्स बिकॉज कोइटल फंक्शन इज हैम्पर्ड इन लिफोर्ट्स कोल्पोक्लेसिस एंड नो स्पेस फॉर मेंस्ट्रुअल ब्लड इज देयर टू कम आउट, ठीक है। तो पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल में तो कर सकते हैं क्योंकि मेंस्ट्रुअल ब्लड नहीं है, कोइटस करना नहीं है, तो लिफोर्ट्स कोल्पोक्लेसिस ज़्यादा देर तक एनेस्थीसिया देने की ज़रूरत नहीं पड़ती इस प्रोसीजर में। और ऐसे पेशेंट जिनको एनेस्थीसिया हम दे नहीं सकते ज़्यादा टाइम तक, उनमें ये प्रोसीजर बेनिफिशियल रहती है। यूज्ड फॉर मैनेजिंग वोल्ट प्रोलैप्स, वोल्ट प्रोलैप्स के लिए लिफोर्ट्स कोल्पोक्लेसिस यूज़ होती है, ठीक है। ऐसा पेशेंट जिसमें वोल्ट प्रोलैप्स है, ओल्ड पेशेंट है, पोस्ट मेनोपॉजल है और एनेस्थीसिया नहीं दे सकते लंबे टाइम तक, तो लिफोर्ट्स कोल्पोक्लेसिस करते हैं उसमें, ठीक है। लेकिन इसके डिसएडवांटेज हैं कि ये कोइटल फंक्शन हैम्पर करता है और मेंस्ट्रुअल ब्लड के लिए स्पेस नहीं बचता, इसलिए यंग पेशेंट्स में नहीं कर सकते। थर्ड केस है जैसे कि एल्डरली पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल है विद कोमॉर्बिडिटीज प्रेजेंट है, ठीक है, तो एनेस्थीसिया दे ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं दे सकते, तो फिर पैसर यूज़ करेंगे। प्रोलैप्स है रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में प्रोलैप्स है तो स्लिंग सर्जरी करते हैं या कोल्पोक्लेसिस करते हैं, दूसरा फोदरगिल्स रिपेयर करते हैं। स्लिंग सर्जरी कोल्पोक्लेसिस प्री रिक्वेसाइट है कि यूट्रो सर्वाइकल लेंथ शुड बी नॉर्मल, स्लिंग सर्जरी या फिर कोल्पोक्लेसिस के लिए प्री रिक्वेसाइट होती है कि यूट्रो सर्वाइकल लेंथ शुड बी नॉर्मल, फोदर रिपेयर में यूट्रो सर्वाइकल लेंथ इज इंक्रीज्ड, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर प्रोलैप्स इन अ फीमेल ऑफ रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप और नल्लीपेरस फीमेल, फीमेल हु वांट्स अ फ्यूचर चाइल्ड, नल्लीपेरस फीमेल है, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में है और आगे एक बच्चा चाहिए उसे प्रोलैप्स अगर हो रहा है तो फिर स्लिंग सर्जरी करते हैं, इसमें यूट्रो सर्वाइकल लेंथ शुड बी नॉर्मल, कोल्पोक्लेसिस भी बोलते हैं। एक फीमेल जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की है, यूट्रो सर्वाइकल लेंथ बढ़ी हुई है तो फिर फोदरगिल सर्जरी करते हैं। यूट्रो सर्वाइकल लेंथ अगर बढ़ी हुई है तो फोदरगिल सर्जरी, यूट्रो सर्वाइकल लेंथ अगर नॉर्मल है तो फिर स्लिंग सर्जरी करते हैं, कोल्पोक्लेसिस करते हैं, ठीक है। इन अ फीमेल और रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है, चाइल्ड बियरिंग कंप्लीट हो गया तो फिर फोदरगिल ही करेंगे, चाइल्ड बियरिंग कंप्लीट नहीं हो तो फिर स्लिंग सर्जरी करते हैं। तो फर्स्ट प्रायोरिटी इज फोदरगिल सर्जरी, लेकिन अगर बच्चा चाहिए है, ठीक है, नल्लीपेरस फीमेल है, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में बच्चा चाहिए उसको, तो फिर स्लिंग सर्जरी करते हैं। फीमेल है रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में है, चाइल्ड बियरिंग पूरी हो गई, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है विद इंक्रीज यूट्रो सर्वाइकल लेंथ, यूट्रो सर्वाइकल लेंथ भी बढ़ी हुई है और फैमिली भी कंप्लीट है, तो फोदरगिल रिपेयर ही करेंगे, ठीक है। फोदरगिल रिपेयर में क्या करते हैं, दो स्टेप होते हैं, तो सर्वाइकल एम्पिटेशन, सर्विक्स को काट देते हैं, देयरफॉर द सर्जरी इज डन व्हेन द यूट्रो सर्वाइकल लेंथ इज इंक्रीज्ड। फोदरगिल रिपेयर में क्या होता है कि ये तभी करते हैं जब यूट्रो सर्वाइकल लेंथ बढ़ी हुई हो, यूट्रो सर्वाइकल लेंथ बढ़ी हुई है तो फिर हम सर्वाइकल एम्पिटेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो सर्वाइकल एम्पिटेशन इज द फर्स्ट स्टेप इन फोदरगिल रिपेयर, लेकिन कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं फिर इसमें कि सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस हो जाती है, सर्वाइकल स्टेनोसिस हो जाता है, सर्वाइकल डिस्टोशिया हो जाता है, ठीक है। दूसरा स्टेप करते हैं फिर हम कार्डिनल लिगामेंट की प्लाइकेशन, कार्डिनल लिगामेंट की प्लाइकेशन, पहले में सर्वाइकल एम्पिटेशन फिर प्लाइकेशन ऑफ द कार्डिनल लिगामेंट, ये था फोदरगिल रिपेयर। इसमें एक मॉडिफिकेशन करते हैं अगर फोदरगिल रिपेयर में, शिरोडकर मॉडिफिकेशन ऑफ मैनचेस्टर सर्जरी और फोदरगिल रिपेयर, ओनली स्टेप 2 ऑफ द फोदरगिल रिपेयर इज डन, यानी प्लाइकेशन ऑफ द कार्डिनल लिगामेंट, डोंट परफॉर्म स्टेप 1 दैट इज डोंट कट, डोंट एम्पिटेट द सर्विक्स, तो इसको बोलते हैं शिरोडकर मॉडिफिकेशन ऑफ मैनचेस्टर सर्जरी और फोदरगिल्स रिपेयर, शिरोडकर मॉडिफिकेशन। दिस सर्जरी कैन ऑल्सो बी डन इन फीमेल्स हु वांट अ फ्यूचर चाइल्ड, इसको भी हम कर सकते हैं उन फीमेल्स में जिनको फ्यूचर चाइल्ड चाहिए हैं, ठीक है। तो फोदरगिल्स को नहीं कर सकते थे, फ्यूचर चाइल्ड चाहिए हो तो स्लिंग सर्जरी करनी पड़ती थी, लेकिन अगर शिरोडकर मॉडिफिकेशन कर दी हमने फोदरगिल सर्जरी में, स्टेप 1 नहीं किया, अगर हमने सर्विक्स एम्पिटेट नहीं किया, सिर्फ प्लाइकेशन ऑफ द कार्डिनल लिगामेंट किया है, जिसको हम शिरोडकर मॉडिफिकेशन ऑफ मैनचेस्टर सर्जरी बोलते हैं, जिसमें स्टेप 2 ऑफ द फोदरगिल्स रिपेयर इज डन, देन दिस सर्जरी कैन बी परफॉर्म्ड इन फीमेल्स हु वांट अ फ्यूचर चाइल्ड, ठीक है। फिर केस 5 है कि फीमेल ऑफ रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है विद इनकम्प्लीट चाइल्ड बियरिंग, कंजेनिटल प्रोलैप्स है, कंजेनिटल प्रोलैप्स इज सीन इन नल्लीपेरस फीमेल, उसकी फैमिली इनकम्प्लीट है, सर्वाइकल लेंथ, यूट्रो सर्वाइकल लेंथ नॉर्मल है, तो फिर स्लिंग सर्जरी करेंगे। फीमेल ऑफ रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप विद इनकम्प्लीट चाइल्ड बियरिंग बट हर सर्वाइकल लेंथ हैज इंक्रीज्ड, सर्वाइकल लेंथ बढ़ी हुई है, चाइल्ड बियरिंग कंप्लीट नहीं है, तो पहले चाइल्ड बियरिंग कंप्लीट करो, लेकिन क्योंकि यूट्रो सर्वाइकल लेंथ बढ़ी हुई है तो फिर फोदरगिल्स रिपेयर करते हैं। स्लिंग सर्जरी का प्रिंसिपल है कि सपोर्ट्स द यूट्रस एंड सर्विक्स, इट सपोर्ट्स द यूट्रस एंड सर्विक्स, और इसमें जो मटेरियल यूज़ होता है स्लिंग के लिए होता है मर्सिलिन टेप, मर्सिलिन टेप इज़ यूज्ड। टाइप्स क्या होते हैं स्लिंग सर्जरी के, एंटीरियर स्लिंग हो सकता है, पोस्टीरियर स्लिंग हो सकता है, एंटीरियर स्लिंग इज डायनेमिक, पोस्टीरियर स्लिंग इज स्टैटिक। एंटीरियर स्लिंग में क्या करते हैं, वन एंड इज अटैच टू द एंटीरियर पार्ट ऑफ द इस्थमस एंड अदर एंड इज अटैच टू द रेक्टस शीथ, यानी एंटीरियरली, तो एंटीरियर इस्थमस से एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी यानी रेक्टस शीथ से जाके अटैच कर देते हैं, तो डायनेमिक स्लिंग होता है।
ठीक है। फीमेल शुड हैव गुड एब्डोमिनल टोन, इसके लिए पेशेंट में गुड एब्डोमिनल टोन होनी चाहिए। कॉम्प्लिकेशंस कम होती हैं लेकिन सक्सेस रेट भी कम होता है। इसमें जो स्लिंग यूज़ होता है वो होता है पुरांडियर स्लिंग। पोस्टीरियर स्लिंग सर्जरी में स्टैटिक स्लिंग यूज़ होता है। एक एंड जो होता है वो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द इस्थमस से अटैच कर देते हैं, उसमें एंटीरियर पार्ट ऑफ द इस्थमस से अटैच कर रहे थे। इसमें पोस्टीरियर पार्ट ऑफ इस्थमस से अटैच करके सेक्रम के किसी लिगामेंट के साथ अटैच कर देते हैं पोस्टीरियरली। इसमें कॉम्प्लिकेशन भी ज़्यादा होती हैं लेकिन सक्सेस रेट भी ज़्यादा होता है। शिरोडकर स्लिंग या फिर खन्नास पोस्टीरियर स्लिंग यूज़ होता है। शिरोडकर स्लिंग इज मोस्टली डन दीज डेज, खन्नास पोस्टीरियर स्लिंग इज नॉट डन दीज डेज। शिरोडकर स्लिंग ऑपरेशन कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं शिरोडकर स्लिंग की? मोस्ट कॉमन ऑन द लेफ्ट साइड, यानी कि सिग्मॉइड कॉलन की ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, यूरेट्रिक इंजरी हो सकती है, इंजरी टू द मेसेंट्रिक वेसल्स कैन हैपन, जेनेटोफेमोरल नर्व इंजरी हो सकती है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, पीछे शिरोडकर नीडल का यूज़ करके, क्वेश्चन मार्क शेप नीडल होती है शिरोडकर नीडल, उसकी आई को फंसा के मर्सलिन टेप में पीछे इस्टमस से बाइंड करके और पीछे अटैच कर देते हैं सेक्रम के साथ। विरकोड या कंपोजिट स्लिंग, ऑन राइट साइड वी डू शिरोडकर स्लिंग, ऑन लेफ्ट साइड वी डू पुरेंडियर स्लिंग, दैट इज एंटीरियर स्लिंग। तो एक साइड पोस्टीरियर स्लिंग, एक साइड एंटीरियर स्लिंग करके इसको बोलते हैं कंपोजिट स्लिंग या वर्कवुड स्लिंग। ठीक है, तो शिरोडकर स्लिंग इज पोस्टीरियर स्लिंग, स्टैटिक स्लिंग, एंड पुरेंडियर स्लिंग इज एंटीरियर स्लिंग, डायनेमिक स्लिंग। इन दोनों को कंबाइन कर दें अगर एक साइड राइट साइड पे शिरोडकर, क्योंकि लेफ्ट साइड पे शिरोडकर कैन कॉज कॉम्प्लिकेशन, लेफ्ट साइड पे पुरेंडियर स्लिंग कर दिया जिससे कॉम्प्लिकेशन भी ना हो, तो इसको बोलते हैं वर्कवुड स्लिंग या कंपोजिट स्लिंग। खन्नास पोस्टीरियर स्लिंग ऑपरेशन आजकल नहीं करते, इसमें करते क्या है कि ये पोस्टीरियर स्लिंग ऑपरेशन है, तो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द इस्थमस इज अटैच्ड टू द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। ठीक है, केस 6 है कि वोल्ट प्रोलैप्स है, तो वोल्ट प्रोलैप्स को प्रिवेंट करने के लिए हम यूट्रोसैक्रल सस्पेंशन करते ही हैं, हमें पता ही है। मैनेज कैसे करते हैं? एब्डोमिनल सर्जरी है, सेक्रल कोल्पोपेक्सी, सेक्रल कोल्पोपेक्सी बेस्ट ऑप्शन इज सर्जरी, बेस्ट बट डिफिकल्ट टू परफॉर्म। मैश इज यूज्ड, मैश यूज़ करते हैं जिसमें एक एंड जो है वो सेक्रम से अटैच कर देते हैं, सेक्रम से अटैच कर देते हैं, दूसरे एंड के दो हिस्से करके, एक को आगे की साइड यूट्रस के वजाइना के और एक को पीछे की साइड वजाइना के अटैच कर देते हैं। वन एंड इज अटैच टू द सेक्रम एंड अदर एंड इज स्प्लिट इनटू टू, वन पार्ट इज अटैच टू द एंटीरियर पार्ट ऑफ द वजाइना, वन पार्ट इज अटैच टू द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द वजाइना। फाइब्रोसिस के साथ हील करके परमानेंटली अडेयर कर देता है वजाइना को सेक्रम के साथ। ठीक है, तो वोल्ट प्रोलैप्स के लिए यूज़ होती है सेक्रल कोल्पोपेक्सी, सेक्रल कोल्पोपेक्सी फॉर वोल्ट प्रोलैप्स। ठीक है, वजाइनल सर्जरीज कैन बी यूज, यूट्रोसैक्रल सस्पेंशन कर सकते हैं जिसमें कि वोल्ट प्रोलैप्स को प्रिवेंट करने के लिए प्रोफाइलेक्टिकली यूज़ करते हैं, वजाइनली या एब्डोमिनली कर सकते हैं। सेक्रो स्पाइनल फिक्सेशन में क्या करते हैं, सूचर्स बिटवीन एपेक्स ऑफ द वजाइना एंड सेक्रोस्पाइनस लिगामेंट, तो सेक्रोस्पाइनस लिगामेंट है उसके साथ हम वजाइना को फिक्स कर देते हैं, सेक्रोस्पाइनल फिक्सेशन। लेफोर्ट्स कोल्पोक्लेसिस भी कर सकते हैं। ठीक है, एंड दैट इज़ ऑल अबाउट प्रोलैप्स।